बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग रैखिक समीकरण युग्मों का हल करना सीख रहे थे। इसकी जो पहली विधि थी कि भाई ग्राफी विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं, वो हमने सीखा। इसके बाद में हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखा। तीसरी विधि हमने सीखी कि भाई अगर विलोपन विधि से समीकरणों को हल किया जाए तो कैसे करते हैं। और आज हम लोग चौथी प्रोसेस सीखने जा रहे हैं, वज्र गुणन विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं। वज्र गुणन विधि बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट विधि होती है बच्चों। ये बहुत बार हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत जगह यूज होती है, बहुत जगह यूज होती है, ठीक है। और बिल्कुल एकदम सिंपल होती है। थोड़ा सा एक मेथड याद रखना है, बस वो मेथड हम बता देंगे आपको, तो आप बिल्कुल आसान तरीका से इसको कर सकते हो, ठीक है। बच्चों, बता दें कि जिस विधि से आपको प्रश्न को हल करने को कहता है, बस उसी विधि को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि जिससे मर्जी आप कर दो। अगर ये प्रश्न में कहता है कि वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करें, तो फिर वज्र गुणन विधि से ही समीकरणों को हल करना है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल विधि है, देखो हम बता देते हैं। जैसे हमें दो समीकरण दिए जाते थे, मान लेते हैं कि ये दो समीकरण इस प्रकार से हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक हमारा समीकरण ये होता था। दूसरा समीकरण इस प्रकार से कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ हर प्रकार के जो अभी हमने समीकरणों को हल करना सीखा है, हर प्रश्न में दो समीकरण दिए जाते थे इस प्रकार के, ठीक है। हमें आज यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करके दिखाना है। कैसे करते हैं देखो, पूरी प्रोसेस समझो, एकदम आसान प्रोसेस है बच्चों। अगर कभी भी ये रैखिक समीकरण जो दिए जा रहे हैं, उन समीकरणों में कुछ ऐसा दिया जाए, भाई कैसा, देखो ध्यान दें, a1x प्लस b1y और यहाँ पर बराबर में ये मान लो कुछ c1 ऐसा दिया जाए, बराबर में दिया जाए, तो बराबर में जब दिया जाए तब हम इसको इधर ले आके बराबर 0 लिखेंगे। पहला प्रोसेस, पहली स्टेप है आपका। पहला स्टेप क्या करना है कि अगर बराबर में ये कुछ संख्या लिखी है तो उसको हम इधर करके बराबर में क्या कर ले, 0। दोनों समीकरणों को आप इस फॉर्मेट में बनाएं, इस फॉर्मेट में बनाएं कि बराबर में क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। और अगर प्रश्न में दिया जा रहा है बराबर में 0, तब तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो एकदम ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम बराबर में लिखी गई जो भी राशि है उसको इधर ले आएंगे, बराबर में क्या लिख लेंगे, 0। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से फॉर्मेट बना लेते हैं कि x के बटे में कुछ संख्या लिखें और बराबर में यहाँ y के भी बटे में कुछ संख्या लिखेंगे और फिर 1 बटे में भी हम यहाँ पर कुछ संख्या लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे वही आपको समझना है, यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, किस प्रकार लिखना है, बस ये समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको समझ में आ रही तो सबसे सिंपल यही है, हमें कुछ करना ही नहीं है, यही तो स्टेप 1 करना है, समझो काम खत्म, बिल्कुल एकदम खत्म काम। देखो ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ x के नीचे कुछ भरना है तो भरना है अगर x को, तो फिर बंद कर लो भाई x को, यहाँ x को बंद कर लो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसको ढक ले, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से ढक लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने इसको ढक लिया। अब क्या रहा भाई, ये इधर रहा, देखो y का जो गुणांक है ना, ये y का गुणांक, इसको हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है और फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वो ध्यान से समझना है, पूरी प्रोसेस एकदम ध्यान से समझना है कि अगर x के नीचे यहाँ लिखना है तो फिर क्या करना है, x को बंद कर लेना है और यहाँ जो y का गुणांक है, y का गुणा नहीं करना है, इसको भी याद रखना है। y के साथ में जो गुणा में संख्या लिखी है उसका गुणा यहाँ c2 में करना है, इसका गुणा यहाँ करना है, इस प्रकार से, ठीक है। b1 का गुणा c2 में करना है, b1 c2 इस प्रकार से, b1 में गुणा c2 का हमने क्या बताया, इसको बंद करें और इधर देखो इसका इस प्रकार से गुणा करते, इसका गुणा इसमें, ठीक है। b1 को गुणा c2 में करना है। फिर इसके बाद जैसे ही गुणा होता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लो, ठीक। और फिर इसके बाद में इधर देखो गुणा कर दे इसका, यहाँ y का गुणांक b2 है, b2 का गुणा c1 में कर दें, यहाँ लिख दें b2 c1, क्या लिख दें, b2 c1 लिख दें। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर इसका गुणा यहाँ करना है, माइनस इसका गुणा यहाँ करना है। ध्यान दें, y का गुणा नहीं करना है, y के गुणांक का करना है, y के साथ में जो गुणा में संख्या है इसका गुणा यहाँ करना है, फिर माइनस का निशान लगाओ और यहाँ y का गुणांक है b2, b2 का गुणा c1 में करना है, b2 c1। इतनी बात बच्चों समझ में आई, आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y के नीचे लिखना है, इसका काम तो खत्म हो गया। अब y के नीचे लिखना है तो भाई y को बंद कर लेते हैं।
जो इसके साथ किया वही इसके साथ कर लेते हैं, बाई को बंद करें। अब देखो यहाँ पर याद करो, अभी हमने जब यहाँ इसको बंद किया था तब हमने इसको पहले ऐसे गुणा किया था, फिर माइनस, फिर ऐसे गुणा किया था। जब इसको बंद करोगे तो उल्टा गुणा पहले करना है, C1 में गुणा क्या करना है, C1 में गुणा A2 का करना है। x का गुणांक जो है वो x के गुणांक का C1 में गुणा करना है। x का गुणांक कितना है, A2 है, A2 का गुणा करना है C1 में, A2 का गुणा C1 में करना है। ध्यान से समझो, इसको तो बंद कर लिया भाई, इसको बंद कर लिया, इसका C1 में और A2 का गुणा करना है, A2 C1। x का गुणा करना नहीं है, याद करो x के गुणांक का बताया हमने, क्या बताया, जो गुणांक होते हैं उनका गुणा करते हैं। तो यहाँ A2 का गुणा C1 में, ठीक है। जैसे ही गुणा हो जाए वैसे ही माइनस का चिन्ह लगा दो, और फिर इसका गुणा यहाँ करना है। तो इसका गुणा यहाँ करना है, x का गुणांक कितना है, A1 है, A1 का गुणा करना है C2 में, A1 C2। क्लियर बात हो गई, एकदम बढ़िया बात हो गई भाई। x के यहाँ पर देखो 1 के नीचे लिखना है। अब इस अचर पद को बंद कर लें, इसको बंद कर लें। अब यहाँ फिर वही सीधा वाला, सीधी वाली है ना, सीधा पहले गुणा करना है फिर उल्टा बाद में करना है। इसका यहां कर दें, x का गुणांक कितना है, A1, y का गुणांक कितना है, B2। तो हमें क्या करना है, x का और y का जो गुणांक है उनका गुणा करना है। x और y का कतई नहीं कर देना है, गलती से भी नहीं करना है। x का जो गुणांक है, y का जो गुणांक है उनका गुणा करना है, A1 B2, A1 B2। गुणा करने के बाद माइनस का चिन्ह लगा दो। फिर यहाँ देखो x और y की जो गुणांक है उनका फिर गुणा कर दो। तो यहाँ इसका गुणा होगा, काय में देखो होगा A2B1। क्या लिखोगे, A2B1 लिखोगे। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आई, समझो आंसर भी आ गया। अब कुछ करना भी नहीं है, बस समझो आंसर आ गया। क्या करना है, पहला ये दूसरा, ये तीसरा, 3 पदों में इक्वेशन है, तो पहले और तीसरे अनुपात को आप बराबर बराबर करके लिख दो। पहला अनुपात कितना है, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 है, B2 C1 है, और इसको बराबर करना है 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। इसको इसके बराबर कर लिया। अब यहां देखो x का मान निकालना है, तो x को यहीं छोड़ो, इधर बटे वाली संख्या है, इधर पक्षांतर कर दो, तो ये कहां पहुंच जाएगी, बटे वाली गुणा में। 1 के साथ इसका गुणा हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे तो इतना ही रहेगा, B1 C2 माइनस B2 C1, और नीचे आपको यही लिखना है, A1 B2 माइनस A2 B1 लिखना है। अब बताओ बच्चों, यहाँ x का मान निकल आया कि नहीं? जब x का मान जो होता है वही तो हल होता है। y का मान और निकाल लो, x y के मान ही समीकरण का हल होता है। x का मान निकल के आ गया। अब देखो इसका और इसको बराबर कर दें, दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात बराबर करें, y बटे A2 C1 माइनस A1 C2, A1 C2, और बराबर में आपको लिखना है 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 लिखना है। ठीक है, बस यहाँ y का मान निकालो। ये भाग वाली जो पद है ना, इसको हटाएं, कहाँ पहुंचेगा, गुणा में। तो 1 के साथ गुणा करोगे तो इतना ही रहना है। कितना रहना है, देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2, A1 C2, और नीचे आपको ज्यों का त्यों लिखना है, A1 B2 माइनस A2 B1 लिखना है। चलिए ये देखो y की वैल्यू हो गई। तो भाई x और y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, मतलब हमने समीकरण का हल ज्ञात कर लिया। यही देखो आंसर है। इतना बच्चों काम करना है। बताओ ये इसमें ज्यादा कम लग रहा, या विलोपन विधि, बज्रगुणन या प्रतिस्थापन विधि में कम लग रहा था, या फिर ग्राफी विधि में, किसमें कम आपको कम लगा? यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको अगर आपने समझ लिया, बस ये गुणा करना समझ लिया, तो एकदम आसान। एक बार फिर समझ लेते। क्या करते हैं बच्चों, जब हम x के नीचे लिखते हैं तो x को बंद कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें करना है, B1 C2। जैसे इसका इसमें गुणा हो जाए, y का गुणा नहीं करना है, इसको भी याद करना है। y छोड़ दो, y का जो गुणांक है वो है B1 में गुणा करना है C2 का। तो B1 C2 ऐसा गुणा करने के बाद माइनस का चिन्ह यहां पर लगाना है, फिर इसका इसमें गुणा करना है। y का गुणांक है B2 का C1 में, B2 C1। क्लियर? अब देखिए बराबर का चिन्ह लगाओ, और y के जब नीचे लिखते हैं तो उल्टा गुणा पहले करते हैं, इसको याद रखिए। तो यहां पर देखो C1 और A2 का गुणा करेंगे, A2 C1 हो गया। इसका इसमें गुणा, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ,
और यहाँ x का गुणांक है A1C2 का गुणा कर दें, A1C2, A1C2। फिर यहाँ पर देखो एक के नीचे लिखना है तो इस अचर पद को बंद करें और फिर इसका देखो फिर सीधा गुणा पहले करना है, बीच वाले के लिए उल्टा पहले गुणा करना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे फिर सीधा A1 B2 y का और x के जो गुणांक है उनका गुणा करना है। x का गुणांक है A1, y का गुणांक है B2, तो A1 B2 फिर माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर यहाँ पर A2 B1 लिखना है, A2 B1। बस पहला अनुपात तीसरा अनुपात ले लो, x का मान निकल आएगा, दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात ले लो, y का मान निकल आएगा। सिंपल सी बात, क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल या क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम आसान से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करवाएंगे। बच्चों एक बात और बता दें, हालांकि ये सारी बातें थोड़ी सी एक और बात आपको याद करनी है कि जैसे ये आपके दो समीकरण दिए जाएं तो इन समीकरणों से निश्चित रूप से आपको ये पता है कि दो रेखाएं निरूपित होती हैं। जब रैखिक समीकरण होते हैं तो रैखिक समीकरण से एक रेखा अगर इनको ग्राफ पर खींचा जाए तो क्या मिलता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो बच्चों सरल रेखाएं ये हैं, समझो ऐसे मानो कि इनका जब ग्राफ खींचोगे तो इसकी भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी और इसकी भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। बच्चों इनको हम रब कर देते हैं, ठीक है, या इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अगर यहां पर ये दो समीकरण दिए जाएं और इन दोनों समीकरणों से कुछ रिजल्ट जो मिलते हैं उनको रिकॉल करा दें। हालांकि पीछे भी अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो आपको यहां पता चल रहा होगा कि यहां पर कुछ और यहां से हमने कुछ बातें आपको बताई थी। क्या क्या बातें बताई थी उनको रिकॉल करा दें कि यदि ऐसा हो, यहां पर देखो 3 पॉइंट हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट ऐसा है कि यदि A1 बटे A2 बराबर निकल के आए, बराबर ना निकले B1 बटे B2 के, मतलब A1 बटे A2 का क्या मतलब है, जो x का गुणांक है ना, x का गुणांक यहाँ A1 है, यहाँ x का गुणांक A2 है, तो x के गुणांकों का जो अनुपात है वो y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना निकले। यदि A1 बटे A2 बराबर ना निकले B1 बटे B2 के, तो आपको लिखना है तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब समझ रहे हो, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही केवल हल होता है। ठीक है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाती हैं तो केवल और केवल एक आपको हल मिलता है। ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही तो हल होता है। तो दो रेखाएं जब काटेंगी तो केवल एक ही प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इनका अद्वितीय हल होता है। दोनों रेखाओं को हल करने पर केवल एक ही हल प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बात। दूसरी कंडीशन समझें, यदि ऐसा हो, कैसा कि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और बराबर ना हो C1 बटे C2 के, ऐसी कंडीशन हो कि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर हो, लेकिन जो अचर पद हैं वो बराबर ना हो, अचर पद का अनुपात बराबर ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपको यहां याद रखना है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ऐसा भी आपको याद रखना है। ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर दोनों रेखाएं हो जाती हैं। दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होता है, प्रतिच्छेद करना ही हल है। समझो यहां पर ये जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तब इन रेखा युग्मों का कोई भी हल नहीं होता है। यहां पर ये रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, कहीं काट रही होती हैं, तो इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होता है। तीसरी कंडीशन समझो, यदि ऐसा हो कि A1 बटे A2 बराबर मिल रहा हो B1 बटे B2 के, बराबर मिल रहा हो C1 बटे C2 के, तीनों अनुपात बराबर हो। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो, तीनों अनुपात बराबर हो, तो आपको यहां याद रखना है तो समीकरण युग्म के अंततः
अंततः अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। क्या होगा वास्तव में कि जब इस कंडीशन को, कोई दो समीकरण इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, मतलब x के गुणांक का अनुपात बराबर y के गुणांक का अनुपात बराबर अचर पदों का अनुपात समान, तीनों अनुपात समान आ जाएं, तब ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। जैसे एक रेखा ये है, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर रही हो तो दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं कहते हैं। तो यहां पर देखो, एक रेखा के ऊपर से जब दूसरी रेखा गुजर रही है तो बहुत ढेर सारे ऐसे बिंदु हैं जो एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु हैं, इसीलिए इसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है इसका? हलों की संख्या अनंत होती है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जा रही होती है। अर्थात रेखाएं कैसी हैं? ये दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं? इन दोनों रेखाओं को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर समपाती रेखाएं होती हैं तो कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल होते हैं। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। इन सब बातों का प्रयोग करते हुए हम एक्सरसाइज 3.5 पर पहुंचेंगे। ठीक है, एकदम आसान से सारे प्रश्न होते हैं, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एकदम आसान से हम इनको अभी आपको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, इसको रब कर देते हैं और एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चनों को यहां पर सीधा उठाएंगे। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करके बताओ। पहले तो हमें यह देखना है कि समीकरण युग्म के हल है कि नहीं, या हलों की संख्या अनंत है, या इसका कोई हल नहीं है। पहले हमें ये चेक करना है। अभी हमने जो बताई ना, उस प्रोसेस से हमें चेक करना पड़ेगा। 3.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और पहले में यहाँ पर पहला भाग इसका ये है। समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखो समीकरण हमें दिया गया है, पहला समीकरण तो है x माइनस 3y माइनस में 3 बराबर 0, ये आपका पहला देखो एक समीकरण दिया गया है। इसके बाद दूसरा समीकरण यहाँ दिया गया है 3x माइनस में लिखा है 9y और माइनस में 2 बराबर में 0, यहाँ पर देखो दूसरा समीकरण दिया गया है। पहले तो हमें यह बताना है कि इसका हल है या नहीं, अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं है, यहाँ पर हलों की संख्या अनंत है, क्या है ये हमें पहले चेक करना है। उसके लिए हमने आपको बताया कि अगर हमें समीकरण दिए जाएं, ये दो समीकरण दिए जाएं, तो हमें क्या करना है, मानक समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1, देखो होता क्या है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्मेट में लिखा है, तो ये आपका a1 है, ये b1 है, ये c1 है। इसी प्रकार यहाँ पर ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की क्रमशः समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना कर दें पहले वाले समीकरण की पहले से तुलना और दूसरे वाले समीकरण की दूसरे तुलना। तो ये वाला समीकरण अगर इसकी इससे तुलना करी जाए तो भाई a1 बराबर कितना होगा, 1 होगा, b1 बराबर कितना होगा, -3। देखो माइनस का भी साथ में रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो कोई बात नहीं, अगर माइनस है तो माइनस को साथ में रखना है। a1 b1 c1, अब आप यहाँ पर देख सकते हो a1 का मान 1 है, b1 का मान कितना है, b1 का मान -3 है, और c1 का मान कितना है, -3 है। a1 b1 c1, यहाँ पर इसकी तुलना देखो दूसरे वाले इस समीकरण से इसकी तुलना करोगे तो ये हो जाएगा a2 b2 c2। कैसे करना है देखो ध्यान दें, यहाँ लिखना है a2 का मान 3, a2 ये b2 यहाँ c2, तो b2 का मान कितना लिखोगे, -9, c2 का मान कितना लिखना है, -2। अब देखो हमें वही कंडीशन तीनों को यहाँ पर अप्लाई करके देखना है कि इनके अनुपात क्या होगा, a1 बटे a2 का मान क्या होगा। आप देख सकते हो कि a1 और ये a2 1/3 होगा, कितना होगा, 1/3 होगा, बिल्कुल ठीक है।
अब बताओ b1 बटे b2 कितना होगा, b1 बटे b2 कितना होगा, तो आपको लिखना है माइनस में 3 बटे में माइनस का 9 होगा, माइनस माइनस कर दें कैंसिल, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बटे 3। यहाँ देखो b1 बटे b2 भी 1 बटे 3 है, और आप देख सकते हो c1 बटे c2 कितना है, यहाँ माइनस 3 बटे में माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल करोगे 3 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ आप देखो कि आपने देखा कि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 की, यही तो है। देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर। 1 बटे 3 इसका मान है, इसका भी मान 1 बटे 3 है, तो इसका मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है। लेकिन ध्यान से देखो ये c1 बटे c2 तो बराबर नहीं है, ये तो 3 बटे 2 है। तो यहां पर ऐसी स्थिति बन गई कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आया, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं आया, c1 बटे c2 बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब सीधा है कि अगर यहां पर ऐसी स्थिति जब लागू होती है तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है। आपको क्या लिखना है, चूंकि यहां पर यह स्थिति आ रही है, अतः आपको लिखना है अतः इन रेखा युग्मों से, इन समीकरण युग्मों से निरूपित रेखाएं, इन समीकरण युग्मों से, समीकरण युग्मों से निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, यहां पर लिखना है समांतर होंगी। ठीक है, समीकरण युग्मों से निरूपित रेखाएं, या ऐसा लिख दें निरूपित रेखाओं का, रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, यहां पर ऐसा लिखना है, हल नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। बस इतना ही देखो छोड़ देना है, आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि कोई हल ही नहीं है तो हम हल क्या निकालें। उसमें लिख दिया गया है कि अगर अद्वितीय हल होता है तो इसको हल करिए, अदरवाइज नहीं करना है। अद्वितीय हल इसका अगर निकलता है तो उसको हल करना है, यहां पर इनका कोई हल नहीं है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से जो निरूपित रेखाएं होंगी उन रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब उनका प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। समीकरण युग्मों का कुछ भी ना लिखो, यहां पर ये सब बातें कुछ भी ना लिखो, बस आपको ये पूछा गया है कि समीकरण युग्मों का कोई हल है कि नहीं, तो आपको लिखना कोई हल नहीं। बस समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, हल नहीं है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों, आगे अब कुछ करना नहीं है, काम खत्म। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न देखो, यहां पर है आपके पास दूसरा प्रश्न। चलो इसको रब कर देते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। चलो दूसरा इसका पार्ट देखो, इसका है पहले प्रश्न का दूसरा भाग। उसमें देखो दो समीकरण दिए गए हैं, यहां पर लिखा है 2x प्लस का y और ये बराबर में 5 दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर दूसरा समीकरण है 3x और प्लस में 2y और बराबर में 8, यहां पर ये दूसरा समीकरण दिया गया है। बच्चों ध्यान से समझो, हमने एक बात बताई थी आपको, अगर इनको वज्र गुणन विधि से हल करना है तो पहला प्रोसेस हमने बताया कि बराबर वाली संख्या को हम इधर ले जाएं, माइनस का करके बराबर 0 लिख लें। ये प्लस में 5 है ना, इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। चलो यहाँ पर इन समीकरणों को थोड़ा बदल के यहीं लिख देते हैं। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2x प्लस y माइनस का हो जाएगा 5 बराबर 0। पहले समीकरण को देखो, ये 5 है ना, इधर ले गए, माइनस का हो गया बराबर 0। पहले समीकरण को इस फॉर्मेट में बना लिया, दूसरे को भी बनाओ। यहाँ देखो लिखा है 3x और ये प्लस में लिखा है 2y, इधर ले आओगे माइनस का 8 लिख दें बराबर में 0। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर हमने ये दोनों समीकरणों को इस फॉर्मेट में बना लिया। ठीक है, बराबर 0 लिख लिया, पहला काम खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहले इनको हम चेक करेंगे कि ये इसका हल अद्वितीय हल है कि नहीं, या इसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, हमें पहले ये चेक करना है। तो बच्चों बड़े आराम से कर सकते हैं। ये आपका देखो a1 b1 c1 होता है, इसको a2 b2 c2 लिखते हैं। वही समीकरण उससे तुलना करना है। देखो इस पर हम 1 नंबर डाल दें, इस पर हम 2 नंबर डाल दें, और यहां ऐसा लिख दें कि समीकरण a1x
प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0 से क्रमशः तुलना करने पर अगर तुलना कर दें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान ज्ञात हो जाएंगे। इसकी तुलना इससे करनी है, पहले वाले की पहले से करनी है, दूसरे वाले की दूसरे से करनी है। तो पहले वाले की जब पहले से तुलना करोगे A1 का मान 2, B1 का मान देखो यहाँ y का गुणांक 1 माना जाएगा, इसलिए B1 का मान 1 लिखना है, C1 का मान -5 लिखना है। तुलना करने पर A1 B1 C1 मिल जाएगा। A1 का मान कितना लिखोगे 2, B1 का मान 1 और C1 का मान -5 लिखना है। इतनी बात ठीक है। A1 B1 C1, ये A1 ये B1 ये C1। इसी प्रकार इसकी तुलना इससे करनी है, ये A2 यहाँ ये B2 ये C2। तो यहाँ पर देखो दूसरे वाले समीकरण की दूसरे से तुलना कर दो, क्या हो जाएगा A2 का मान 3, तो यहाँ लिख दें A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 लिखना है, C2 बराबर -8 लिखना है। ठीक है, A2 B2 C2। अब आप देखो अनुपात निकाल के कि A1 बटे A2 कितना आ रहा है, यहाँ देखो 2/3 हो रहा है, 2/3। अब बताओ B1 बटे B2 कितना मिलेगा, B1 बटे B2, B1 1 है B2 2 है, तो यहाँ पर 1/2 मिलेगा। C1 बटे C2 कितना मिलेगा, तो आपको लिखना है -5 बटे में -8, माइनस कैंसिल करोगे तो 5/8 मिलेगा। यहां पर पहले दो अनुपातों को ध्यान से देखो तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ठीक है कि नहीं? यहां पर आपने ये देखा कि A1 बटे A2 का मान 2/3 है, B1 बटे B2 का मान 1/2 है, जो आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हमें लिखना है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, जब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर ना आए तो हम लिखते हैं समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, मतलब दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्या लिखना है, यहां लिखना है अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। क्या लिखना है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अगर अद्वितीय हल है तो भाई हमें फिर कहा है हल करके बताओ। अगर अद्वितीय हल है तो अब हल करके बताओ, वो भी वज्र गुणन विधि से बताना है। क्या करना है, वज्र गुणन विधि से बताना है। तो अब बिल्कुल वही प्रोसेस करना है। देखो ध्यान से क्या करना है, हमने बताया कि आपको लिखना है x के बटे में, फिर बराबर का निशान लगाओ, फिर यहां लिखना है y के बटे में, फिर बराबर का निशान लगाओ, फिर 1/, में पूरी वही प्रोसेस करनी है जो अभी बताई। बड़े आराम से, पहला प्रश्न है, बड़े आराम से समझना है क्या क्या करना है। यहां पर जब x के नीचे लिखते हो, तो क्या बताया हमने, जब x के नीचे लिखो तो भैया x को बंद कर लो। यही दोनों समीकरण हैं, x को बंद करो और फिर क्या करना है, पहले सीधा गुणा, फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर उल्टा गुणा। ऐसे ही तो करते हैं। इसको बंद करो, y का गुणांक बताओ कितना है, देखो 1 लिखना है बच्चों, y का गुणा नहीं करना है। हमने मना किया था ना, y का नहीं करना है। क्या करना है, y का जो गुणांक है उसका गुणा करना है, वित्त चिन्ह के करना है। यहां देख सकते हो प्लस है, प्लस का 1 है, माइनस का 8 है, तो ये प्लस का 1 में -8 का आपको गुणा करना है। +1 -8, तो लिख देते हैं एक बार, 1 गुणे -8, 1 का गुणा, यहां पर 1 प्लस का है और ये माइनस का 8 है, इनका दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, वित्त चिन्ह के गुणा करना है। गुणा करने के बाद तुरंत माइनस का चिन्ह लगा दो। अब यही प्रोसेस इधर करनी है। देखो ये तो बंद है ना, ये आपका 2 है और ये आपका -5 है, तो 2 है प्लस का और -5 है। इसका देखो हमें 2 का -5 में गुणा करना है। हमने बताया चिन्ह सहित गुणा करोगे, इतनी याद रखना है, चिन्ह सहित गुणा करते हैं। ठीक है, इसका इसमें माइनस, इसका इसमें, हो गया काम खत्म। आगे बढ़े, y के नीचे लिखना है, तो अब y को बंद कर दो। अगर y को बंद करोगे तो हमने कहा था y को बंद करने के बाद जब y के नीचे लिखें तो उल्टा गुणा पहले करेंगे। तो हम इसका गुणा इसमें कर दें, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 3 का गुणा -5 में करना है, 3 × -5 लिख लें। 3 का गुणा -5 में, यहाँ माइनस का है, इसका विशेष को और करें, माइनस के साथ में करना है, 3 का गुणा -5 में, इसको बंद कर लिया।
बाई को बंद कर लिया। अब 3 का गुणा -5 में फिर देखो माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, गुणा करने के बाद माइनस चिन्ह लगा दो और फिर इसका गुणा देखो इसमें करना है, काय का 2 का गुणा -8 में, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू -8 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बस अचर पद और बचा है, अचर पद बंद कर ले, इसको बंद करें। अब इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, देखो 2 का गुणा 2 में, दोनों प्लस के है ना, तो कोई बात नहीं, 2 गुणे 2 लिखना है, 2 इंटू 2 और फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएं, 2 का 2 में गुणा माइनस, यहाँ 1 है, बाई का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 3 में करना है। ठीक है, क्या कर दें, 1 गुणा 3 लिख दें, हो गया काम खत्म। समझो आपने किला जीत लिया, काम खत्म। यहां पर क्या करना है, x बटे में माइनस का 8 है, माइनस माइनस का गुणा देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा 2 पंचे 10 लिख दें, काम खत्म, बराबर का निशान लगाओ। बिल्कुल एक एक स्टेप आराम से समझो, बिल्कुल आराम से। ठीक है, यहां पर देखिए 3 का 5 में गुणा माइनस का 15, 3 का गुणा -5 में करोगे कितना होगा, माइनस का 15, ये माइनस का ये माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, 2 का 8 में गुणा 16 हो जाएगा, बराबर में 1 बटे यहाँ 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा, माइनस 1 का 3 में गुणा 3। और थोड़ा आगे बढ़ा दो, 10 में से 8 घटा के 2 यहां लिखना है, 22 बटे 16 में से 15 घटाओगे 1 यहां लिखना है, बराबर 1 बटे 4 में से 3 घटाओगे 1 लिखना है। देखो कितना आसान, सुंदर सी बात बन गई, एकदम बढ़िया। क्या करना है, पहले और तीसरे अनुपात को लेना है, x का मान ज्ञात हो जाएगा, दूसरे और तीसरे अनुपात को लेना है, y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर देखिए x बटे 2 लिख दें, बराबर में 1 बटे 1, x बटे 2 1 बटे 1, बराबर कर दें। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x बराबर 2 एकम 2, यहां देखो x का मान 2 निकल के आ गया। इसमें देखो अब इन दोनों को अनुपातों को बराबर कर लें, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर 1 हमें मिल जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि समीकरण का हल x का मान 2, y का मान 1। ठीक है बच्चों, क्लियर? किसी को कोई डाउट? हो गई ना बात एकदम क्लियर? हमने आपको बताया था कि बस केवल और केवल ये प्रोसेस समझनी है गुणा वाली। इसका पहले क्या करते हैं, जब x बंद करते हैं तो सीधा गुणा, फिर माइनस का चिन्ह उल्टा गुणा। अब हम y को y के नीचे लिखेंगे तो y को बंद करेंगे, और y को बंद करेंगे तो उल्टा गुणा पहले, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये। इसके बाद अचर पद को लिखेंगे तो इसका गुणा इसमें, माइनस का निशान, इसका गुणा इसमें। गुणांकों का गुणा करना है, x y का नहीं करना है, इतना भी याद रखना है। और विथ चिन्ह के करना है, मैं चिन्ह के करना है, ऐसा नहीं है चिन्ह वहीं छोड़ दो गलत हो जाएगा, चिन्ह के सहित गुणा करना है। ठीक है, काम खत्म। एक और प्रश्न लेते हैं, यहां पर ये आपका पहले प्रश्न का दूसरा भाग था। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसको। तीसरा पार्ट है हमारे पास, यहां ये समीकरण दिया गया है, पहले प्रश्न का तीसरा भाग है। इसमें कह रहा है समीकरण है 3x माइनस में 5y, 3x माइनस 5y बराबर में 20 लिखा है। ठीक है, और यहां पर 6x माइनस में 10y और बराबर में 40 लिखा है। हमने आपको बताया कि अगर हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है तो पहला स्टेप तो एक जो आगे राइट में दाएं पक्ष में जो पद लिखा है उसको हमें बाएं पक्ष में ले जाना, बराबर 0 लिख देना है। इतना काम पहला स्टेप होता है। तो यहां देखो 3x ये ज्यों का त्यों, फिर माइनस का 5y ये भी ज्यों का त्यों, 20 को इधर ले आओगे, माइनस का 20 बराबर 0। पहला स्टेप तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यहां भी ऐसे ही करना है, ये हो गया 6x माइनस में 10y, ये 40 इधर ले आओगे, माइनस में 40 और बराबर में 0। यहां पर ये आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, यहां पर पहला जो स्टेप था हमने बताया था कि हमें 0 बराबर करना है, तो बराबर 0 हो गया। आगे क्या करना है, अब यहां पर हम ये देख लेते हैं पहले कि इस समीकरण के अंततः अनेक हल है या कोई हल नहीं है, अथवा अद्वितीय हल है। केवल अद्वितीय हल होता है तो हमें हल करके दिखाना है वज्र गुणन विधि से, अदरवाइज हमें हल नहीं करना है। तो हम पहले वही चेक करेंगे। क्या करेंगे भाई, a1 बटे a2, यहां हम डायरेक्ट अब बात करेंगे। देखो a1 बटे a2 का मतलब क्या है, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक, x के गुणांकों का अनुपात होता है, उसको हम a1 बटे a2 लिखते हैं। यहां पर है 3 और यहां पर है 6, तो ये हो गया देखो 1 बटे 2। a1 बटे a2 का मान कितना हो गया, ये a1 ये a2। a1 बटे a2 का मतलब 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब बताओ b1 बटे b2 कितना है,
b1 बटे b2 का मतलब y के गुणांक का अनुपात, y का गुणांक आप देख सकते हो -5 है, विथ चिन्ह के लिखना है, याद करो ध्यान दें। y का मान कितना है -5 और यहाँ पर y का गुणांक है वो -10 है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 इसको भी लिखना है। और फिर लास्ट में हमें c1 बटे c2 लिखना है। आप देखो अचर पदों का अनुपात, अचर पद -20 है, यहाँ पर -40 है, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40। अब आपने देखा ये तीनों अनुपात समान है, x का गुणांक का अनुपात 1/2 है, y के गुणांक का अनुपात 1/2 है, अचर पदों का अनुपात भी 1/2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहां पर आपको लिखना है चूंकि a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के बराबर आ रहा है c1 बटे c2 के, तीनों अनुपात कितने आ रहे, 1/2 आ रहे हैं। तो आपको लिखना है अतः दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो अंततः अनेक हल होते हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं जो बनेंगी वो कैसी होंगी, संपाती होती हैं। तो आपको लिखना है दोनों समीकरणों के हलों की संख्या कितनी है, अनंत है। बस ये लिख के देना है। क्या लिखना है, समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल हैं। अतः समीकरण युग्म के अंततः क्या लिखना है, अनेक हल हैं, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, अब अनेक हल हैं तो भाई हमें इसको हल नहीं करना है, केवल अद्वितीय हल होता है तब हमें प्रश्न में कहा है अद्वितीय हल है तो ज्ञात करो, इसको हल करो, अन्यथा हल नहीं करना है। अनेक हल होंगे, बस इतना करके यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, यही इसका आंसर है बच्चों। क्लियर बात हो गई। यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं, एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर रही है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर एक अंतिम चौथा पार्ट है, उसको भी देखेंगे। जो इसका चौथा पार्ट है उसको देखो। ठीक है, इसको रब कर लें, इसका चौथा पार्ट है उसको भी देखें। देखिए यहाँ पर जो चौथा भाग है इसका, उसमें यह है कि एक समीकरण तो भाई पहला वाला x माइनस का 3y, x माइनस 3y माइनस में 7 बराबर 0, पहला समीकरण तो ये है। दूसरा समीकरण हमारा है 3x माइनस में 3y, 3x माइनस 3y माइनस में 15 बराबर 0, ये हमारा है दूसरा समीकरण। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर यह पहले चेक करना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या इसका कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। जो भी स्थिति है वो हमें करके दिखानी है। पहला देखो स्टेप तो यहाँ कंप्लीट है कि भाई बराबर 0 हमें लिखना है, इसमें तो लिखा है, इसमें तो वो करना नहीं है। अब सीधा हम अनुपात निकाल लें तो हम देखो a1 बटे a2 का मान निकालें, a1 अनुपात a2 क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये तो 1/3 हो गया। a1 बटे a2 कितना हो गया, 1/3। हमें यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 व 2 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ जब तुलना करते हैं तब a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 आएगा। ठीक है, तुलना करने पर a1 का मान 1 आएगा, b1 का मान -3 और c1 का मान -7। इसी प्रकार a2 3 है, b2 -3 है और c2 का मान -15 है। तो बस a1 बटे a2 1/3, b1 बटे b2 कितना आएगा, देखो b1 का मान यहाँ -3 है, b2 का मान -3 है, माइनस माइनस कैंसिल करोगे 3/3 मतलब 1:1 आ जाएगा, या इसको 1 भी कह सकते हो। और यहाँ पर बताओ c1 बटे c2 कितना है, तो आपको लिखना है माइनस में 7 बटे में -15, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, 7/15 यहाँ c1 बटे c2 का मान है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि a1 बटे a2 क्या b1 बटे b2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। a1 बटे a2 का मान 1/3 है, b1 बटे b2 का मान 1 है, तो क्या ये दोनों अनुपात समान है, नहीं है। अगर समान नहीं है तो इसका मतलब अद्वितीय हल है। क्या लिखना है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, यहां आपको ऐसा लिखना है। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ऐसा आपको यहां लिखना है। अगर अद्वितीय हल है तो अब हमें हल करके दिखाना होगा। हल कैसे करना है, बीजगुणन विधि से करना है। तो सिंपल प्रोसेस x बटे लिख दो, बराबर y बटे लिखो, बराबर में 1 बटे लिखो। प्रोसेस बिल्कुल एकदम आसान है, एकदम आसान।
एक्स के नीचे लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक्स को बंद करते हैं, बस पहले सीधा गुणा फिर माइनस फिर यूं गुणा, ऐसे ही तो करते हैं। देखो यहां पर पहले वित्त चिन्ह के गुणा करना है, -3 का माइनस का 15 से गुणा करना है, -3 गुणे लिखना है माइनस में 15, ठीक है। -3 का -15 में गुणा हो गया, जैसे ही गुणा हो जाए वैसे ही माइनस का चिन्ह लगा दो। अब यहां देखो इसका इसमें गुणा करोगे, इसमें भी -3 का -7 में करोगे, -3 का गुणा माइनस का 7 में करना है, ठीक है। वित्त चिन्ह के इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, इस पहले ऐसे फिर ऐसे हो गया गुणा। अब बाई के नीचे लिखना है तो उल्टा गुणा, यहां देखो बाई को कर दो बंद और ये इसका इसमें इसका इसमें, तो यहां देखो एक्स का गुणांक 3 है, 3 का गुणा -7 में, 3 इंटू -7 लिखो, इसका गुणा इसमें हो गया। गुणा करने के बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर इसका गुणा यहां करना है, 1 का गुणा -15 में तो लिख दें 1 इंटू -15 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां देखो अचर पद के नीचे लिखना है तो अचर पद को बंद कर दें और फिर वही प्रोसेस 1 का गुणा -3 में करेंगे तो 1 इंटू -3 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं और फिर यहाँ 3 का गुणा -3 में करेंगे, 3 का गुणा करेंगे माइनस के 3 से, हो गई बात खत्म। बस इसको हल करोगे, यहां से देखो x बटे माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 का 15 में गुणा 15 तिया 45 प्लस 45 हो जाएगा। यहां देखो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये प्लस के साथ में माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 7 और 3 का गुणा 7 तिया 21 लिखो, काम खत्म, बराबर का निशान लगाओ, बाई बटे, ठीक है कि नहीं। चिन्हों का विशेष ध्यान दें, ये माइनस प्लस हो गया ना, प्लस का माइनस से गुणा करोगे माइनस आएगा कि नहीं। इसी प्रकार यहां देखो माइनस ये है और प्लस इसको मानते हैं तो प्लस माइनस ये तो माइनस में आएगा, 7 और 3 का गुणा 7 तिया 21 लिख दें, यहां माइनस का इस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, 15 एकम 15 लिख दें और यहां बराबर का निशान 1 बटे माइनस में 3, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं। आगे देखो x बटे 45 में से 21 घटाओ, 45 में से 21 घटा के लिख दो, 5 में से 1 घटाओगे 4 लिखना है, यहां पर 2 में से 2 घटाओगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। x बटे 24 बराबर 22 बटे, यहां बताओ माइनस का है आपका 21 और यहां पर प्लस का है 15, तो माइनस का मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा ध्यान से समझो, यहां पर इसको कितना मिलेगा, देखो 15 में 6 बचेगा है ना, माइनस का 6 बचेगा, 21 में माइनस का 21 है प्लस का 15 है तो कितना बचेगा माइनस का 6। इसके बाद बराबर यहां 1 बटे यहां 9 है, यहां माइनस का 3 है तो 9 में से 3 घटाओगे 6, ठीक। अब पहला अनुपात और तीसरा अनुपात लोगे x का मान निकल आएगा, दूसरा और तीसरा लोगे तो y का मान निकल आएगा, तो यहां से आपको लिखना है x बटे में 24 बराबर का निशान लगाओ और इधर लिखना है 1 बटे में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दो, तो यहां देखो 6 का x में गुणा 6x बराबर में 24 एकम 24 लिखें और बस x का मान कितना मिलेगा, देखो 24 बटे में 6, ठीक है, 6 चौको 24 मतलब x बराबर यहां से देखो 4 हमें मिल रहा है। अब यहां दूसरा और ये आपका दूसरा और तीसरा अनुपात लेना है, यहां पर लिख देता था y बटे माइनस का 6 बराबर में 1 बटे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी करना है, 6 का y में गुणा 6y बराबर में यहां पर -6 एकम 6 और 6 से भाग करोगे तो यहां से देखो y बराबर हो जाएगा -6 बटे 6, मतलब y बराबर यहां पर लिखना है -1, ये हो गया देखो y का मान। इस तरीके से यहां पर इस समीकरण का हल हमें मिल रहा है, x का मान 4 y का मान -1, जो x y के मान है वही समीकरण का हल है। तो आपको लिखना है x बराबर 4 और y बराबर लिखना है -1, ये हो गया समीकरण का हल, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से बज्र गुणन विधि की प्रोसेस आपकी एकदम क्लियर होती है, किसी प्रकार का आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सारी बात क्लियर है। बस और बस केवल याद यही रखना है कि भाई x के नीचे बंद रखना है तो x को बंद करें और यूं गुणा पहले मैं चिन्ह के करना है, y का गुणा नहीं करना है, y के गुणांक का गुणा करना है, y के गुणांक और ये अचर पद का पहले गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ और फिर इनका गुणा करना है, y का गुणांक और इस अचर पद का गुणा करना है, ठीक है। मैं चिन्ह के करना है उसको भी याद रखिए, चिन्ह सहित गुणा करना
इसके बाद हम बाई को बंद करेंगे तो यहाँ उल्टा गुणा पहले करते हैं, ये 3 है, 3 का गुणा -7 में करना है, फिर माइनस का निशान लगाते हैं और फिर 1 का गुणा -15 में करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ अचर पद के नीचे जब लिखा जाएगा तो अचर पद को बंद करेंगे, x के गुणांक का यहाँ पर y के गुणांक में गुणा करेंगे, 1 का गुणा -3 में, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ और 3 का गुणा -3 में, ठीक है। ये हमने किया और इसको कंप्लीट किया, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग है, इसको नोट करें। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है भाई, जल्दी से नोट करें। आ जाओ भाई दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या कहता है, ए और बी के मान बताओ, ऐसे कहता है। ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब ए और बी के मान क्या होंगे जिनके लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बच्चों बता सकते हो, अभी बताया कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, तब होते हैं जब दोनों रेखाएं समपाती होती हैं, अर्थात तीनों अनुपात बराबर होती हैं। याद करो, यहां पर हमने बताया कि अगर ऐसा हो कि a1 बटे a2 बराबर निकल के आता है b1 बटे b2 के बराबर निकल के आता है c1 बटे c2, अगर ऐसा होता है तो समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल होते हैं। क्या लिखते हैं हम तब, यदि ऐसा हो, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, या ये कहें हलों की संख्या अनेक होती है, ठीक है। अनेक हल होते हैं, अनंत हल भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, अनंत हल भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहां पर प्रश्न यही कहता है कि समीकरण 2 दिए गए, उनके लिए कहता है हलों की संख्या अनंत है, तो हमें ए बी के मान बताना है। यहां पर लिखा है ए और बी, जो समीकरण में ए बी दिए गए हैं उनका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए आपका ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न का पहला भाग है। इसमें एक समीकरण तो इस प्रकार से दिया गया है कि भाई 2x प्लस 3y और बराबर में 7 है। अगर हम इसको इधर ले आए तो -7 लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। बराबर में है लिखा है ना, बराबर वाला इधर ले आओगे तो -7 बराबर 0 लिख लिया, हमने पहले से ही पलट लिया, ठीक है। ये हो गया पहला। इसी प्रकार एक दूसरा समीकरण यहां पर दिया गया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू में y, और बराबर में जो दिया है उसको भी हम इधर ले आएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा। 3a प्लस बी माइनस का 2 और बराबर यहां 0 लिख दें, ठीक है। यहां पर देखो, इस पर 2 नंबर डाल लें और जो पहले वाला इक्वेशन है ये 1 नंबर है, ठीक है बच्चों। इतनी बात ठीक है। कोई यहां पर एक स्टेप हमने लिखा नहीं है, ध्यान से समझो, हमने एक स्टेप नहीं लिखा है जिसमें बराबर का 7 लिखा है, बस बराबर वाले 7 को इधर ले आई, माइनस का कर लिया। यहां पर बराबर में ये संख्या बराबर में लिखी है, इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस में बराबर 0 हो गया, ठीक है बात की नहीं। अब ये दोनों समीकरण दिए गए हैं और ऐसा कहा है कि ये दोनों समीकरण युग्मों के अंततः अनेक हल हैं। इन समीकरण युग्मों के अंततः अनेक हल हैं, ऐसा प्रश्न कहता है। समीकरण युग्म के अगर अंततः अनेक हल होते हैं तो ये कंडीशन होती है, तीनों अनुपात समान होते हैं, है कि बात नहीं है भाई। इसको हम यहाँ a1, यहाँ b1, यहाँ c1, ये a2, ये b2, ये c2। अगर हम ऐसा करें कि समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर दें, से क्रमशः तुलना करें, से क्रमशः तुलना करने पर, मतलब ऊपर वाले की ऊपर से तुलना, नीचे वाले की नीचे तुलना, पहले वाले की पहले से तुलना, दूसरे वाले की दूसरे से तुलना। अब देखो ये हमारा a1 हो जाएगा, ये b1 का मान कितना 3 हो जाएगा, c1 का मान कितना -7 हो जाएगा। तो यहां लिख लें a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -7 लिखना है। इसके बाद बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये दूसरा वाला समीकरण, उसकी दूसरे समीकरण से तुलना करोगे तो a2 ये है a माइनस बी, b2 है a प्लस बी और ये c2 है 3a प्लस बी माइनस सी विथ माइनस। लिख देते हैं a2 b2 c2। a2 को क्या लिखना है, a माइनस बी लिखना है, a2
B2 को क्या लिखना है, A प्लस बी लिखना है, और यहां C2 को क्या लिखना है, C2 को ये माइनस में लिखना है, -3A प्लस बी माइनस का 2, इतना लिखना है। ठीक है, अब आपको यहां लिखना है, चूंकि समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल हैं, अतः तीनों अनुपात बराबर लिखें। अतः आपको लिखना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर लिखना है C1 बटे C2। अब बच्चों A1 का मान बताओ कितना है, 2 है, आपको लिखना है 2 बटे में A2 को A माइनस बी लिखना है, बराबर का निशान लगाओ। अब B1 बटे B2, B1 का क्या मान है भैया, 3 है, B1 का मान 3 है। B2 का कितना है, B2 का A प्लस बी है, तो आपको A प्लस बी लिखना है, बराबर C1 बटे C2, C1 का मान माइनस का 7 है, बटे में C2 का मान माइनस ब्रैकेट में लिखो 3A प्लस बी माइनस का 2 लिखना है। ठीक, यहां देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों हम पहले और दूसरे अनुपात को लेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, दूसरे और तीसरे अनुपात को लेंगे एक दूसरा समीकरण बन जाएगा, दोनों समीकरणों को हल करेंगे ए बी का मान मिल जाएगा। इतना, ये तो देखो, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था, इसको आप लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो, और अदरवाइज यहां हमने लिख दिया है ना, यहां भी लिख दिया है। तो अब आपको क्या करना है, पहला और तीसरा अनुपात, यहां पहला और दूसरा अनुपात बराबर कर दें। यहां लिख दें भाई 2 बटे में A माइनस बी बराबर 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे A प्लस बी, 3 बटे में A प्लस बी लिख दें। ठीक है, क्रॉस गुणा कर दो, इसका यहां गुणा करोगे, इसका यहां गुणा करोगे, 3 का गुणा इन दोनों में, 2 का गुणा इन दोनों में, तो 3 का पहले कर लें, देखो 3A माइनस 3B, 3 का A में 3 का B में, बराबर का निशान लगाओ, 2 का A में 2 का B में, मतलब 2A प्लस 2B। अब यहां पर देखो ये दोनों पद इधर ले आओ, ये 3A है, यहां पर 2A घट जाएगा, तो 3A माइनस 2A माइनस का 3B माइनस का 2B बराबर 0। इन दोनों पदों को हम इधर ले आए, ये माइनस का हो गया 2B, ये भी माइनस का हो गया, 3A में से 2A घटेगा 1A, और माइनस का देखो दोनों पद ये माइनस में है, तो 5B माइनस में 5B बराबर 0। आपने यहां पर एक समीकरण देखो बना लिया, या यहाँ 1 2 हमने यहां डाल रखे थे, तो यहाँ 3 और 4 डाल लेते हैं, तो यहाँ 3 नंबर डाल लें। ठीक है, एक समीकरण बन गया। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। हमने क्या किया, पहला दूसरा अनुपात लेके एक समीकरण बना लिया। अब यहाँ दूसरा और तीसरा अनुपात लेके एक दूसरा समीकरण बना लें, इन दोनों को बराबर कर लें, तथा यहां लिख दें तथा 3 बटे A प्लस बी, 3 बटे में A प्लस बी बराबर क्या लिख दें, 7 बटे में 3A प्लस बी माइनस 3A प्लस बी और माइनस में 2। ठीक है, फिर वही क्रॉस गुणा करें, तो 3 का गुणा यहां करोगे, 3 त्रिका 9, 9A लिख दें, 3 का गुणा सब में तीनों पदों में करें, 3 त्रिका 9A प्लस 3B माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7 का यहां दोनों में कर दें, 7A प्लस 7B हो जाएगा। ठीक है, अब इनको इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ, 9A यहां 7A इधर आएगा, तो कितना बचेगा, 2A डायरेक्ट लिख देते हैं, 7A माइनस का 2A, 7 में से 2 घटाओ, 9 में से 7 घटाओगे 2A बचेगा। इसी प्रकार देखो B वाले को हिसाब करो भाई, 7B इधर ले आओ, माइनस का 7B, 3B घट जाएगा तो माइनस का 4B बचेगा। नहीं आई समझ में, ये 3B है भाई, ये 3B है, इधर ले आओ तो माइनस का 7B हो जाएगा, तो 3B में से 7B घटाओगे तो माइनस का 4B बचेगा, और बराबर में यहां लिख दें ये माइनस का 6 अगर इधर भेजें तो प्लस का 6 हो जाएगा। इस पर हम डाल देते हैं नंबर 4। बस अब इन दोनों को आप किसी भी प्रोसेस से हल कर सकते हो। यहां पर ऐसा दिया नहीं गया कि भाई बज्य गुणन वृत्त से करें या किससे करें, आप किससे भी कर सकते हो। इन दोनों को यदि यहां देखें ध्यान से तो बराबर बराबर, या तो आप विलोपन से कर सकते हो, विलोपन से करोगे तो गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, प्रतिस्थापन से करोगे तो एक चर की वैल्यू निकालो यहां रख दें, तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। दोनों विधियों में से कोई विधि आप अप्लाई कर सकते हो। यहां देखो अगर हम विलोपन से करेंगे तो इस वाले समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो 2A ये बराबर बराबर हो जाएगा।
समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दें, इस वाले में 2 का गुणा करें। यहां लिख दें समीकरण 3 में 2 का गुणा करने पर, इस वाले समीकरण में 2 का गुणा करें, देखो ये हो जाएगा 2a, यहां पर 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 10b, 2 का यहां, 2 का यहां 2 का गुणा करेंगे शून्य में तो ये शून्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे हमें इस वाले के और इस वाले को, आप देखो इसका, इसमें हमने 2 का गुणा करके ये लिख लिया। चलो इस पर एक और नंबर 5वां डाल लेते हैं, 5वां और ये आपका चौथा, इनको हम दोनों को हल करेंगे, बराबर में 6, ठीक है। अब इन दोनों को घटा लें। क्यों घटाएंगे? घटाते क्यों हैं भाई, जोड़ते क्यों नहीं है, घटाया क्यों है हमने? यहां पर जिसको हम बराबर करते हैं, जिसके गुणांक बराबर करते हैं, उसके निशान देखते हैं। यहां पर देखो प्लस है, यहां भी प्लस है, अगर समान चिन्ह है तो घटाओ, माइनस माइनस है तो भी घटाओ, प्लस प्लस है तो भी घटाओ। समान चिन्ह है तो घटाओ, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ें, बस इतना याद रखिए। तो घटाने पर देखो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो कैंसिल हो रहा है। यहां ये प्लस है 4b, यहां 10b माइनस का है तो माइनस 10b में 4b यहां जोड़ोगी तो माइनस का कितना मिलेगा, 6b मिल जाएगा। माइनस का 10 प्लस का 4 तो माइनस का 6b हो जाएगा। इधर देखो बराबर माइनस में 6 मिलेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर लें, b बराबर हो जाएगा 6/6 मतलब 1, b बराबर 1 हो गया, ठीक, b का मान 1 हो गया। अब इस b के मान को आप यहां लिख दें, आप यहां लिख दें, जिस किसी समीकरण में लिखना चाहो लिख सकते हो। b का मान लिखोगे तो हमें a का मान मिल जाएगा, तो यहां लिख देते हैं b का मान समीकरण 3 में लिख दें। 3 में रखने पर 3 नंबर में रखें, a हमारा ज्यों का त्यों -5 और b का मान लिख दें, a -5b, b का मान कितना 1 लिखना है और बराबर में यहां 0 दिया गया है। तो अब 5 एकम 5, माइनस के 5 को इधर भेजोगे तो a बराबर 5 हो जाएगा, प्लस में a बराबर 5। यहां से हमसे a और b के मान जो पूछे गए थे वो हमने निकाले, a का मान 5 और b का मान 1, ये हमारा देखो आंसर है। तो प्रश्न हमारा ये कह रहा था कि a और b के वे मान बताओ जिसके लिए समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल हैं। तो अगर अनेक हल हैं तो a और b के मान बताओ, तो a बराबर है 5, b बराबर है 1। क्लियर बात? यही हमसे प्रश्न में पूछा गया। तो ये हो गया बच्चों दूसरे प्रश्न का पहला भाग। इसी टाइप में एक दूसरा प्रश्न, दूसरा भाग भी है इसी का, इसका एक दूसरा भाग है, इसको नोट करें, फिर देखो दूसरा भाग भी बताएंगे। दूसरे पार्ट में कहता है k का मान बताओ, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब कह दिया समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, देखो तब क्या होता है, इसको पहले रब कर लें। इसका ये है आपका दूसरा पार्ट, देखो ध्यान दें। ऐसा कहता है कि एक देखो k का मान हमसे पूछा गया है, k का मान बताओ। समीकरण पहला दिया गया है 3x प्लस y और बराबर में 1, ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दिया गया है 2k-1 इंटू में x प्लस k-1 इंटू y और ये बराबर में 2k प्लस 1, ऐसा हमें यहां पर दूसरा समीकरण दिया गया है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा है k का मान बताओ, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ऐसा कह दिया गया। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चों याद करो, अभी बताया कि अगर ऐसा होता है कि a1/a2 बराबर मिल जाए b1/b2 के, लेकिन बराबर ना मिले c1/c2 के, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। मतलब ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। ये कंडीशन लागू होनी चाहिए, तब हम लिख देते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब देख लो आप, यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि इनको मानक रूप में बदलो, तो भाई इस समीकरण को हम ऐसे बदल के लिख सकते हैं 3x प्लस y, ये 1 इधर ले आओ तो माइनस का 1 बराबर 0 लिख दें। ये पहला वाला समीकरण बना दें, हम पहले वाले का रूप बदल दिया, समीकरण तो वही है भाई, इसको हम इसका भी रूप वही बदल के लिखना चाहते तो यहाँ ऐसे लिख दें 2k-1 इंटू x और प्लस में यहाँ लिखेंगे k-1 इंटू में y
और इसको इधर ले आओगे तो माइनस में लिखना है 2 के प्लस में 1 बराबर 0 लिख दें, इस पर हम नंबर 2 डाल दें। ठीक, यहां पर इन दोनों समीकरणों के रूप हमने असली रूप बना दी। असली रूप क्या होता है, बराबर 0 होता है, तो हमने बराबर 0 कर लिया। ठीक है, अब आप देखो ये a1 हो जाएगा, ये b1, b1 का मतलब y का गुणांक, y का गुणांक कुछ नहीं है तो एक ही तो माना जाएगा। यहां पर ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, और इस समीकरण में ये a2 b2 c2 है। हम डायरेक्ट लिखें अगर तो ऐसा लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 कितना होगा। आप लिखोगे a1 का मान 3 बटे में a2 का मान हमें लिखना है 2 के माइनस 1। अब बताओ b1 बटे b2 कितना होगा, b1 बटे b2 कितना होगा। तो b1 का मतलब है y का गुणांक देखो 1 है, 1 लिखना है। यहां पर y का गुणांक k माइनस 1 है तो आपको 1 बटे k माइनस 1 लिखना है। और फिर इसके बाद c1 बटे c2 कितना लिखना है। यहां पर c1 का मान माइनस 1 है, यहां पर c2 का मान माइनस में ब्रैकेट लिखें 2k प्लस 1, यहां माइनस माइनस कैंसिल कर लें। ठीक है, अब आपको यहां पर इस प्रकार लिखना है, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः क्या लिखना है, अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें केवल 2 अनुपात लें तो यहां से हमें बस k का मान मिल जाएगा। यहां पर हमें पूरा तीनों अनुपातों की जरूरत नहीं पड़ रही है, केवल 2 अनुपात लें तो इस प्रकार से ले लें कि a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2, इन दोनों अनुपातों को लें तो a1 बटे a2 का मान देखो 3 बटे 2 के माइनस 1, 3 बटे में 2 के माइनस 1 लिखना है, बराबर b1 बटे b2 1 बटे के माइनस 1 लिखना है, 1 बटे के माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 का इधर गुणा करेंगे और 2 के माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे, तो 3 का यहां गुणा देखो 3 के माइनस 3 एकम 3 बराबर, यहां लिखेंगे 2 के माइनस 1। इसके बाद देखो यहां लिखा है 3 के, इस 2 के को इधर ले आए तो माइनस का 2 के हो जाएगा, बराबर में यहां देखो माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 इधर भेजोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3 के में से 2 के घटाएं 1 के मिलेगा और बराबर में 3 में से 1 घटाएं तो यहां पर 2 मिल जाएगा, के बराबर यहां से हमें 2 लिखना है। ठीक, ये हमसे पूछा गया था कि के का मान क्या होगा जबकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा गया था। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो के का मान कितना होना चाहिए, 2, के बराबर 2 लिख दें, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा। इस समीकरण में के का मान कितना लिख दें, 2। अगर के का मान 2 लिख दिया जाए तो इन दोनों समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं निकलेगा। दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्लियर बच्चों, इतना ठीक है। तो यहां तक हो गया भाई दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग। बच्चों किसी प्रकार का कोई डाउट्स, हमने बताया कोई डाउट्स अगर आपको आता है तो हमसे आप जरूर पूछें, यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमसे प्रश्न जरूर पूछ लें, किसी प्रकार का कोई डाउट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल करिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त समझते हो। जो आपको सरलतम लगे उसको लिखेंगे, अधिक उपयुक्त समझते रहे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं, दोनों विधियों से, यहाँ वज्रगुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करके दिखाना है। मेरे ख्याल से बच्चों प्रतिस्थापन विधि भी आप सीख गए हो, वज्रगुणन विधि भी सीख गए हो। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा बहुत भले ही हिंट कर दें, वैसे हिंट करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो अब आप बिल्कुल एकदम विद्वान हो गए समझो, है ना। किसी प्रकार की कोई डाउट्स वाली बात है ही नहीं, एकदम और एकदम। प्रतिस्थापन भी सीखना करना आता है आपको प्रतिस्थापन विधि से और वज्रगुणन विधि से अभी हम बता रहे। यहाँ पर देखो ये तीसरा है ना, तीसरा प्रश्न है और यहाँ पर समीकरण ऐसा दिया गया है कि 8x इधर है प्लस 5y और बराबर में दिया है 9, तो भाई बराबर वाले 9 को इधर ले आओगे, चलो एक स्टेप बढ़ा के बता देंगे। दूसरा यहां पर है 3x प्लस में यहां पर 2y और बराबर में 4। यहां 2 समीकरण दिए गए हैं
तो हमने बताया कि पहला स्टेप तो हमारा ये होता है कि अगर हम प्रतिस्थापन से करना चाहें, देखो प्रतिस्थापन से करना चाहें तब तो यहां पर बराबर में जो लिखा है लिखा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अगर हम यहां पर वज्र गुणन विधि से करना चाहें, वज्र गुणन विधि से हल करना अगर सीखेंगे तो कैसे करेंगे। देखो वज्र गुणन विधि से हल करें तो कैसे करें, हमने बताया कि आपको पहले स्टेप में तो यही बात करनी है कि 8x प्लस 5y और ये 9 इधर ले आओ तो माइनस का 9 बराबर 0, ये हो गया पहले ही है मान लो, अभी तो वही इक्वेशन है। और ये वाला इक्वेशन हम ऐसे बदल के लिखेंगे कि 3x प्लस में 2y और बराबर का 4 है तो माइनस का 4 इधर कर दें, बराबर में 0 लिख दें। ये दूसरा वाला, ये हमने मानक रूपों में लिख लिया। इसके बाद हमें देखो क्या करना होता है, x के बटे में लिखना है, y के बटे में लिखना है और अचर पद के बटे में मतलब 1 के बटे में लिखना है, ठीक है। x के बटे में मतलब यहां नीचे लिखना है, तो क्या करना बताया हमने कि आप x को बंद करें और गुणांकों का गुणा कर लें। ये प्लस है ये माइनस है, 5 का गुणा -4 में करना है, यहां लिख दें 5 इंटू -4। सिंपल सी बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोसेस है। 5 का गुणा -4 में, y का नहीं करना है, y वहीं छोड़ दें, 5 का गुणा -4 में करना है, 5 गुणा -4, फिर गुणा करने के बाद तुरंत माइनस का चिन्ह लगाना है, इसका इसमें गुणा माइनस का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ इसका गुणा इसमें करना है, देखो 4 ये प्लस है और ये माइनस है तो 2 का गुणा -9 में करना है, 2 गुणे -9, क्लियर बात है। इसके बाद y का देखो यहाँ पर आ जाओ, y को बंद कर दें और जब y को बंद करेंगे तो उल्टा गुणा हमने बताया था, उल्टा गुणा पहले करते हैं तो 3 का गुणा -9 में करें, 3 इंटू -9 लिख दें और जब गुणा कर लें तो उसके बाद तुरंत माइनस का चिन्ह लगा दें और यहां देखो फिर 8 का गुणा -4 में करें। गुणांक का करना है, x का नहीं करना है, x का जो गुणांक 8 है उसका गुणा यहां -4 में करना है, तो यहां लिखेंगे 8 गुणे -4, ठीक है, 8 गुणे -4 लिखना है और बराबर में 1 बटे, अब 1 के नीचे देखो लिखना है तो इस अचर पद को बंद करोगे, यहां इसका गुणा पहले, अब फिर वही बात सीधा सीधा गुणा फिर उल्टा गुणा, तो यहां देखो इसका गुणा इसमें करो, 8 का 2 में गुणा, प्लस का है ना तो प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस रहेगा, 8 गुणे 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ और यहां 3 का गुणा 5 में, प्लस प्लस का है तो ज्यों का त्यों 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, ठीक है, 3 गुणे 5, ये हो गया देखो x बटे, यहां 5 और 4 का गुणा माइनस का 20, 5 चौको 20, माइनस का होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा 9 में 18 बराबर y बटे, माइनस ये माइनस में 9 या 27 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस 8 चौको 32 लिखना है बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 3 पंचे 15 लिखना है। अब आगे x बटे माइनस का 20, 18 जोड़ोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा बराबर y बटे, यहां पर देखो 32 में यहां प्लस का 32 माइनस का 27, 32 में से 27 घटाओ तो 5 बचेगा, तो आपको 5 लिखना है, बराबर का निशान लगाओ और यहां पर 1 बटे में 16 में से 15 घटाओगे 1 बचेगा, 16 में से 15 घटाओगे 1 बचेगा, बस इसको बराबर करें, x का मान निकल आएगा, इसको इससे बराबर कर दें, y का मान निकल आएगा। देखो यहां पर लिख के दिखा देते हैं क्या करना है, पहला अनुपात है x बटे -2 और इसका मान बराबर में लिखना है 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर -2, देखो x का मान ये हो गया। इसी प्रकार इन दोनों को बराबर कर दें तो ये y बटे में 5 और बराबर में 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दें तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर देखो y का मान हो गया, तो यहाँ पर जो हल निकालना था वो निकल के आ गया, देखो x का मान -2, y का मान 5। अब हमें नेक्स्ट जो प्रोसेस करनी है, प्रश्न कहता है कि भाई इसको हम दोनों विधियों से हल करके बताने हैं, हमें इसको दोनों विधियों से हल करके बताना है। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। बच्चों प्रतिस्थापन विधि आपने सीखी है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से हम एक चर का मान निकालें और दूसरे समीकरण में रखते हैं, यही प्रतिस्थापन विधि है। यहां पर हम कोई समीकरण, चलो पहला ले लेते हैं, समीकरण 1 को पहले हम यहां पर लें। समीकरण 1 से अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि 8x बराबर, तो हम यहाँ 5y को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9 माइनस में 5y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 9 प्लस का है 5y प्लस का है, इधर ले आओगे तो माइनस का 5y हो जाएगा। तो इसी प्रकार 8x बराबर 9 माइनस 5y लिख लिया। बस x का मान निकालोगे तो 8 से और डिवाइड करना पड़ेगा, 9 माइनस 5y और बटे में 8।
इस पर एक नेक्स्ट नंबर कोई थर्ड तीसरा नंबर डाल लेते हैं और इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे? हमने x का मान निकाला है 1 से तो रखना है फिर 2 में रख दें। यहां लिख दें x का मान समीकरण 2 में लिख दें। x का मान कहां रख दें? समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में रखने पर तो यहां पर देखो 3 हमारा ज्यों का त्यों, ब्रैकेट में x है ना, ये x को ये इतना लिख दो 9 - 5/, और बटे में 8, और यहां पर +2/, हमारा ठीक लिखा है, बराबर में 4 है, ये भी ठीक लिखा है। इसको अब हल कर लें। इसको हल करोगे यहां से y का मान निकल आएगा। इस y के मान को उठा के आप यहां रखोगे तो x का मान निकल आएगा। सिंपल काम हो गया। मान यही निकलेंगे बिल्कुल। x का मान -2 निकलेगा, y का मान 5 निकलेगा। देखो निकाल के देखें। ये पहले एक काम करते हैं कि यहाँ 8 जो है ना, इसका एलसीएम ले 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा। इस 3 का अंदर गुणा करें, 9 × 27 माइनस 3 का 5 में गुणा 15 × 22 प्लस 8 दूनी 16/, बराबर इधर 4। ठीक है, 8 को इधर से हटाओगे तो यहाँ 4 में गुणा हो जाएगा। इस 8 को यहाँ गुणा कर लें। यहाँ देखो 27 माइनस का 15 16 है, प्लस में 16/, में से 15/, घट जाएगा तो प्लस का 1/, बचेगा, और यहाँ 4 का गुणा 8 में हो जाएगा। अब अगर y का मान निकालें तो देखो इसको गुणा करने पर 32 हमें मिलेगा, 8 चौको 32, और ये 27 इधर जाएगा माइनस में 27, तो y बराबर बताओ कितना होगा? 32 में से 27 घटाओगे y का मान 5 निकलेगा। ठीक है कि नहीं? y का मान 5 निकला। इसको हमें कहाँ रखना है? समीकरण 3 में लिखना है। यहां लिख दें y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये विधि हो गई तुम्हारी प्रतिस्थापन वाली विधि हो गई। 3 में रख देते हैं। देखो x बराबर 9 - 5, देखो 9 फिर -5, और y का मान भी 5 लिखना है, और बटे में कितना लिखना है? 8। देखो बटे में क्या है? 8। ठीक, यहां देखिए 9 - 5 × 5 = 25, और नीचे बटे में 8। ऊपर से ध्यान से बताओ, 9 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 16 बचेगा, बटे में 8 लिखोगे, 8 × 8 8 दूनी 16, तो x का मान कितना मिल रहा है? x का मान यहाँ पर -2 मिल रहा है, y का मान यहाँ पर 5, और यही हमारा समीकरण का हल है। इस विधि से देखो प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो भी वही मान है, और ये आपकी बज्र गुणन विधि से करोगे तो भी वही मान है। किसी में कोई फर्क नहीं, एक है। ये इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। यहाँ हेडिंग डाल के आपको लिखना है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हमने देखो यहाँ पर करके दिखाया है, और ये आपकी बज्र गुणन विधि है। यहाँ पर बज्र गुणन विधि से हल है, और ये आपकी प्रतिस्थापन विधि से हल है। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 के यहाँ पर 3 प्रश्नों का हल मिल रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होगा। बच्चों यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमने बताया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर के हमें मैसेज से आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, काफी हो गया। ठीक है, इनको आप कंप्लीट कर लें, और नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे आगे के जो प्रश्न है, जो इबारती प्रश्न है, उनको हमें पहले समीकरण युग्म बनाना है। उनको पढ़ के आसान से हमें समीकरण युग्म बनाना है, और फिर हम उनके हल किसी भी विधि से बज्र गुणन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, अथवा विलोपन विधि से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो बच्चों जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।